नमस्कार, खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मतेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। देहरादून मियांग वाला नाम परिवर्तन का मुद्दा अब नया मोड़ ले चुका है। स्थानीय लोगों के विरोध के बाद धर्मपुर विधायक विनोद चमोली भी इस मसले पर एक बार फिर स्थानीय विधायक और मेयर से चर्चा कर बात करने की बात कर रहे हैं। विनोद चमोली का मानना है कि वे क्षेत्र नगर निगम को भी क्षेत्र है, सरकार के साथ साथ नगर निगम को भी इस बात का अधिकार होता है कि इस क्षेत्र में किस नाम का परिवर्तन किया जा रहा है। इस कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है और जैसे वहां पे नाम परिवर्तित हुआ है तो ऐसा भी नहीं कि कोई गलत नाम रखा गया है, लेकिन अगर लोग चाहते हैं कि वही नाम होना चाहिए तो अपने जनप्रतिनिधि हमारे पास वहां पर माननीय विधायक हैं, उनके माध्यम से माननीय मेयर हैं उस क्षेत्र में, उनके माध्यम से उस विषय को आगे बढ़ा सकते हैं। और ये सरकार का विषय भी है तो नगर निगम का विषय भी है, क्योंकि कहीं कभी जो नामकरण होता है सरकार सीधे भी कर सकते हैं, लेकिन नगर निगम में भी नाम परिवर्तित होते हैं। तो अगर वहां पर आपत्ति है तो लोग सामूहिक रूप से अपनी बात कह सकते हैं और जनप्रतिनिधियों के माध्यम से सरकार के पास विषय जाएगा तो निश्चित तौर पर सरकार उस पर। हरिद्वार बाईपास रोड पर कूड़े की ढेर से जनता को लंबे समय से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जनता की समस्या को देखते हुए कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने वहां जाकर स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र का करगी, भ्रमणवाला, बजरा, बंजारावाला, इन सभी जगहों पर आम जनता कूड़े के लंबे समय से परेशान है। नेशनल हाईवे के हरिद्वार बाईपास के बीच कूड़े का पहाड़ बन गया है, जिसके कारण ट्रैफिक अवरुद्ध हो रहा है। शहर के काम करते हैं। देखिए, धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र के कारगी इलाका, ब्राह्मणवाला इलाका, बंजारावाला इलाका, उस क्षेत्र के लोगों का बहुत ज्यादा आक्रोश, जो नेशनल हाईवे में हरिद्वार बाईपास का हिस्सा है उसमें सड़क के बीचों बीच, बिल्कुल बीच सड़क में कूड़ा का एक पहाड़ बना दिया गया है, जिसमें सारा इलाके का गंद, सारे इलाके का कूड़ा, हर तरह का कूड़ा वहां पर डाला जाता है। वहां पर कूड़ा डल रहा है और कूड़ा फिर उसके बाद निस्तारण की भी प्रक्रिया चल रही है। पूरा रास्ता जाम रहता है। दुर्गंध जो है कम से कम 1 किलोमीटर परिक्षेत्र में, पूरे क्षेत्र में सड़ांध और दुर्गंध, उसके कारण लोग बीमार होते हैं। अब गर्मियां आ रही हैं। दिनेशपुर दुर्गा मंदिर परिसर में महिला संगठन के द्वारा 5 दिवसीय देवी बसंती पूजा की शुरुआत हो गई है। बता दें, दुर्गा पूजा की भांति बसंती देवी की भी पूजा की जाती है। दुर्गा पूजा की मूर्ति की जैसे ही बसंती माता की मूर्ति बनाई जाती है और उस मूर्ति की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। चैत्र मास बसंत काल, मीन राशि, राजा सुरात, ये काल का पूजा है। ये जो चैत्र महीना होता है ये मीन राशि का महीना होता है। मीन राशि का महीना जो होता है ये उत्तरायण का महीना होता है। ये काल का पूजा होता है। इस काल में जो मांगा जाता है वो प्राप्त होता है। शरद ऋतु में जो शारदीय दुर्गा पूजा होता है वो अकाल बोधन, और ये पुण्य प्राप्त काल का पूजा, इसी का नाम बसंती पूजा। ये बसंती पूजा हम 21 साल से यहीं पे कर रहे हैं। सभी महिला के सहयोग से हम यहाँ पे सब करते हैं। और क्या कहते हैं, 21 साल से हम सब महिला एकत्रित होते हैं यहाँ पे। और माँ की शक्तिमान है माँ, और सब मातृ के ऊपर आज षष्ठी है और षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी और नवमी, विजयदशमी, यहाँ पे सब हम मिलजुल के मनाते हैं। उत्तराखंड में उच्च कानून लागू होने के बाद हल्द्वानी के ग्रामीण क्षेत्र में लिव इन रिलेशनशिप के तहत पहला रजिस्ट्रेशन हुआ है। नए नियम कानून के आधार पर शादियों के रजिस्ट्रेशन के साथ साथ लिव इन रिलेशनशिप के रजिस्ट्रेशन भी अनिवार्य है। लिहाजा ग्रामीण इलाकों से लिव इन रिलेशनशिप के रजिस्ट्रेशन का पहला मामला सामने आया है। इनके मामले हैं। हल्द्वानी क्षेत्र में 2 रजिस्ट्रार बनाए गए हैं। शहरी क्षेत्र के लिए नगर आयुक्त को रजिस्ट्रार बनाया गया और ग्रामीण क्षेत्र के लिए जिलाधिकारी को रजिस्ट्रार बनाया गया। तो ग्रामीण क्षेत्र में पहला मामला लिव इन का आया था।
जिसको जांच उपरांत और पुलिस को इत्तला करने के बाद रजिस्टर कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त भी जिलाधिकारियों को अपीली अधिकारी विभाग के मामले में बनाया गया है। तो अभी तक लगभग 60 के करीब हमारे पास अपीलें आ चुकी हैं, जिसमें से लगभग 40 हम स्वीकार कर चुके हैं और अन्य पे या तो स्पष्टीकरण मांगे गए या फिर सुनवाई पर लगाए गए। हल्द्वानी में नवरात्रि के पावन मौके पर हल्द्वानी नगर निगम ने एक सराहनीय पहल की है। नगर निगम परिसर में मेयर गजराज बिष्ट और नगर आयुक्त ऋचा सिंह ने निगम में कार्यरत सफाई कर्मचारियों की कन्याओं का विधिवत पूजन कर उन्हें भोजन कराया। इस आयोजन में नगर निगम के समस्त अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि नवरात्र का पर्व पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है, तो उसमें जो हमारे नगर निगम के जो जितने भी कर्मचारी हैं, उनकी जो बच्चियां हैं, उनका कन्या पूजन का कार्यक्रम आज यहाँ रखा गया है। और इसमें सभी आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से यहाँ पर कन्या पूजन हो रहा है और सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। सब बच्चे हमारे जो हमारे कर्मी हैं, उन सबके बच्चे हैं यहाँ पर हमने बुलाए हैं। लगभग 101 बच्चियाँ यहाँ पर हैं। मैं माँ से प्रार्थना करता हूँ उन बच्चों का भी, इन सभी परिवारों का मंगलमय हो, पूरे प्रदेश का मंगलमय हो, पूरे देश का मंगलमय हो। और 9 दिन जो नवरात्रि हम पूरा सनातन धर्म मनाता है, इसी के तहत आज अष्टमी के दिन पूरे निगम परिवार ने उन बच्चों का पूजन किया है, उन बच्चों से आशीर्वाद दिया है। या माँ के स्वरूप में हम सबके बीच में हैं और हमने इनकी यही इच्छा जाहिर की कि पूरे हल्द्वानी शहर, पूरे प्रदेश, पूरे देश का भला हो और शुभ हो, मंगलमय हो। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रामनवमी और दुर्गा नवमी के अवसर पर मुख्यमंत्री आवास में सब परिवार पूजा अर्चना की। उन्होंने 9 दुर्गा की प्रतिमा प्रतीक 9 कन्याओं का पूजन भी किया। वहीं मुख्यमंत्री ने इस मौके पर प्रदेशवासियों की रामनवमी की शुभकामनाएं दी और प्रदेशवासियों की खुशहाली की कामना की। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रामनवमी के पावन पर्व पर प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी है। रामनवमी की पूर्व संध्या पर जारी अपने संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवान राम हमारी आस्था के प्रतीक है। उनका आदर्श चरित्र हमें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। नए वित्तीय वर्ष शुरू होने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में वित्त विभाग की समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को समय पर बजट खर्च करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिसंबर तक 80% बजट खर्च किया जाए और साथ ही उन्होंने कहा कि इसकी हर माह मुख्य सचिव और 3 माह में मुख्यमंत्री स्वयं इसकी समीक्षा करेंगे। सीएम ने बजट खर्च की नियमित मॉनिटरिंग के लिए डिजिटल सिस्टम लागू करने को कहा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दायित्वधारियों की दूसरी सूची भी जारी कर दी गई है। मुख्यमंत्री धामी ने दूसरी सूची में 18 पार्टी नेताओं को अहम जिम्मेदारी सौंपी है। इससे पहले 20 पार्टी नेताओं को दायित्व दिए गए थे और इस पर बीजेपी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा कि मुख्यमंत्री धामी के द्वारा अभी तक 38 दायित्व बांटे जा चुके हैं और जिन्हें भी दायित्व दिए गए हैं वो बहुत ही अनुभवी है और इसके विभागों में जो कार्य होते हैं उसमें भी आसानी होगी और कार्य तेज गति से हो जाएंगे। जिम्मेदारी लिख दो। मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं, उन्हें धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने समाज में कई दशकों से काम करने वाले ऐसे अनुभवी नेताओं को सरकार में जिम्मेदारी सौंपी है, जो लगातार विभिन्न क्षेत्रों में काम करते हुए बहुत लंबा अनुभव संजोए हुए हैं। और मैं समझता हूं कि इनको जिम्मेदारी देने से जहां एक और समाज की समस्याओं का समाधान करने में भी आसानी रहेगी, वहीं जिन जिन विभागों की जिम्मेदारी उनको मिली है उन विभागों के काम भी बहुत आसानी से आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड की पहली मुख्य सचिव बनने के बाद पहली महिला मुख्य सूचना आयुक्त बनने का रिकॉर्ड भी राधा रतोड़ी के नाम हुआ।
वही सचिव सामान्य प्रशासन विनोद कुमार सुमन ने इस संबंध में आदेश जारी किया। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। 30 अप्रैल से शुरू हो रही इस पावन पवित्र यात्रा को लेकर शासन और प्रशासन की तरफ से तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं। शीतकाल के बाद एक बार फिर से अब चारों धाम के कपाट भक्तों के लिए खुलने जा रहे हैं। ऐसे में यहां श्रद्धालुओं के सफर को सुगम बनाने के लिए जोरों पर तैयारियां चल रही है। बीकेटीसी के मुख्य कार्याधिकारी विजय प्रसाद थापलियाल ने बताया कि चारधाम यात्रा को सुगम सरल बनाने के लिए जिला और पुलिस प्रशासन समेत तमाम विभाग युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं। ये बल्कि इसी पे मैं अभी आपसे बात करती देखिए, लगातार सारे विभाग इसमें बिल्कुल युद्ध स्तर पे काम कर रहे हैं, चाहे पीडब्ल्यूडी हो, जिला प्रशासन हो, पुलिस है और जितने भी एलाइड डिपार्टमेंट हैं, सब लोग बहुत शिद्दत से काम कर रहे हैं। और जो रास्ते हैं आपको पता बिल्कुल इसमें ठीक हैं। और बर्फ, जैसे केदारनाथ में बर्फ, वहां पे लगातार लेबर काम कर रही है, बद्रीनाथ में भी आप बर्फ है अभी, लेकिन वो लगातार मुझे लगता है आने वाले समय में अप्रैल में थोड़ा टेम्परेचर हाई होगा तो बर्फ मुझे लगता है 10 और 15 अप्रैल के बीच पूरी बर्फ पिघल जाएगी और कम से कम रास्ता जाने आने के लिए योग्य हो जाएगा। और जगह जगह जहां सड़कें वहां पे सारे डिपार्टमेंट जो है लगे काम, पीडब्ल्यूडी है और दूसरे अदर डिपार्टमेंट है जो इस कार्य को देखते हैं, वो लोग लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। दोनों जिले के हमारे जिलाधिकारी महोदय भी लगातार इसमें मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उत्तराखंड में ब्यूरोक्रेसी के बॉस के रूप में काम करते हुए 5 दिन पहले ही सेवानिवृत्त हुई राधा रतूड़ी को अब मुख्य सूचना आयुक्त की जिम्मेदारी दी गई है। इसके साथ ही राधा रतूड़ी उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सूचना आयुक्त बन चुकी हैं। हालांकि पहले से ही इस बात का कयास लगाया जा रहा था, लेकिन अब सचिव सामान्य प्रशासन विनोद कुमार सुमन ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। चारधाम यात्रा के दौरान फर्जी रजिस्ट्रेशन रोकने को लेकर आईजी गढ़वाल राजू स्वरूप काफी सख्त नजर आ रहे हैं। उन्होंने चारधाम यात्रा की बैठक के दौरान फर्जी रजिस्ट्रेशन करने वालों को खबरदार किया है और चेतावनी दी है कि यदि कोई भी व्यक्ति या ट्रैवल एजेंट फर्जी रजिस्ट्रेशन करते हुए पकड़ा गया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कि आप अवगत हैं कि पिछले समय भी अगर कुछ ऐसी शिकायतें आई थी फर्जी रजिस्ट्रेशन की, तो इसमें हमने कठोर इसमें कानूनी कार्रवाई की थी और संबंधित के विरुद्ध में अभियोग पंजीकृत करके उनको उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई भी की थी। इस बार भी हम इस चीज को लेके काफी विजन हैं। पहले ही से आपके माध्यम से हम पूरे जो तीर्थालु यहाँ पे आना चाह रहे हैं उनको हम बता रहे हैं कि कोई भी किसी तरह से भ्रामक लोगों के बहकावे में ना आए। जो टूर ऑपरेटर आपको जिसे बता रहा है उस ऑपरेटर को ऑथेंटिकेट कर लें, अपने रजिस्ट्रेशंस को खुद जाके संभव हो तो उसको खुद उसको मैनेज करके उसको वेरीफाई करें। उत्तरकाशी मुख्यालय का एक साल 2000 में जब उत्तराखंड राज्य उत्तर प्रदेश से अलग होकर एक नया राज्य बना, तब से ही उत्तराखंड की राजनीति बड़ी दिलचस्प रही है। प्रदेश की राजनीति में कई उतार चढ़ाव आए। साल 2016 में उत्तराखंड राज्य में कांग्रेस की सरकार थी जो कार्यकाल पूरा किए बिना ही गिर गई, क्योंकि उन्हीं के लोग बाटी तोड़कर चले गए, जिसके घाव आज भी नहीं भरे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने दल बदल को लेकर कहा कि जिनकी कभी न कभी सूखना ही था वे बीजेपी में चले गए। से थे जिनको कभी न कभी सूखना ही था, चले गए। अब किशोर उपाध्याय जी चले गए, अच्छा हुआ, बल्कि कुछ पहले चले जाते तो जितना नुकसान 2016 में किया उन्होंने, वो नुकसान जरा कम हो जाता। तो ये तो कोई ऐसा हो जाए भाजपा में। और अब हम तो चाहते हैं कुछ ऐसे लोग जब जाएंगे, जो कल्चर यहाँ था, यहाँ सब चीजों को उठाते थे ना, उनकी संगत का असर पड़ा। उत्तराखंड की धामी सरकार अपने मंत्रिमंडल से 3 वरिष्ठ मंत्री जबकि खाली 5 कुर्सियां भरेगी। बता दें कि नए मंत्रिमंडल के लिए
ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है, उसमें जातीय और क्षेत्रीय समीकरणों का खास ध्यान रखे जाने की उम्मीद है। ऐसा माना जा रहा है कि कैबिनेट में पंजाबी समाज के विधायक को भी जगह मिल सकती है। इस ड्राफ्ट पर केंद्रीय नेतृत्व की मुहर लगनी है। कैबिनेट में फेरबदल को लेकर केंद्रीय नेतृत्व से चर्चा करने के लिए सीएम धामी के बाद दिल्ली जाएंगे। वहीं सूत्रों से कहना है कि नई कैबिनेट का जो ड्राफ्ट तैयार किया गया उसमें 3 वरिष्ठ मंत्रियों की विदाई की संभावना जताई जा रही है। देखिए, मंत्रिमंडल का विस्तार माननीय मुख्यमंत्री का विवेक होता है। वो जब चाहें केंद्रीय नेतृत्व से बातचीत करते हुए, प्रदेश नेतृत्व से बातचीत करते हुए जब वो चाहेंगे तब हो सकता है। और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एक सिस्टम होता है, सिस्टम के तहत ही कोई भी निर्णय लिया जाता है और ये निर्णय सामूहिक होते हैं। इसलिए मुख्यमंत्री जी, मुझे लगता है कि जल्दी से जल्दी वो मंत्रिमंडल का विस्तार अगर करना चाहे। खबर खटीमा से है, जहां अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन के कार्यकर्ताओं ने शनिवार को खटीमा में निजी विद्यालयों पर मनमानी का आरोप लगाया और रोक लगाने तथा उनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की मांग को लेकर खटीमा उप जिलाधिकारी रविंद्र सिंह बिष्ट को एक ज्ञापन दिया है। ज्ञापन के माध्यम से संगठन ने आरोप लगाया है कि निजी विद्यालयों द्वारा कॉपी किताबों, बैग और ड्रेस के लिए अपनी अपनी दुकान सुनिश्चित की गई है। जो भी नए विद्यार्थी जो भी नए प्रवेश लिए हैं और प्राइमरी ये जो प्राइवेट विद्यालय, जितने निजी विद्यालय हैं, इन लोगों की अपनी मनमानी चल रही है। इन्होंने क्या कर रखा है कि अपनी कॉपियों में कलर कोडिंग कर रखी है। उसके बाद जिस दुकानों को इन्होंने तय कर रखा है उन्हीं दुकानों से लेना है। अगर उनके यहाँ से बच्चों के गार्जियंस ने अगर कोई पैकेज बनवा लिया कॉपी किताबों का और उन्होंने अगर एक लंच बॉक्स नहीं लिया तो वो पूरी की पूरी कॉपी किताबें वापस कर ले रहे हैं। ये उनकी अपनी मनमानी है। फिर उसके अकॉर्डिंग इन्होंने जो कलर कोडिंग कर रखी है उसके हिसाब से मैं तो ये जानना चाहूंगा। और इसी मामले को लेकर आज हमने जिलाधिकारी जी को एसडीएम साहब के माध्यम से भिजवाने की भी कोशिश की है कि इस मैटर को अपने संज्ञान में लेते हुए उन सभी विद्यालयों के प्रति वो जो शिक्षा सत्र के अनुसार जो कार्यवाही होती है वो उनको करनी चाहिए। कि जो बच्चे पढ़ते हैं उनके अभिभावकों की शिकायत है कि जो कुछ स्कूल यहाँ पर निजी स्कूल हैं जो कि पर्टिकुलर दुकान से ही किताबें खरीदने के लिए या कॉपियाँ खरीदने के लिए इनको पेरेंट्स को फोर्स करें, जो कि सरासर गलत है। मैं खंड शिक्षा अधिकारी को निर्देशित करूँगा इन सब चीज़ की जाँच किया और जो दोषी हो उसके विरुद्ध कार्रवाई करें। उत्तराखंड की चारधाम यात्रा में विशेष महत्व रखने वाले श्री केदारनाथ यात्रा इस वर्ष 2 मई 2025 से आरंभ होने जा रही है। बाबा केदार के दर्शन को लेकर देश विदेश से लाखों श्रद्धालु हर वर्ष इस यात्रा में सम्मिलित होते हैं। यात्रा को सफल, सुरक्षित और सुविधाजनक बनाने के लिए शासन प्रशासन द्वारा व्यापक स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। चारधाम यात्रा हमारे प्रदेश की बहुत महत्वपूर्ण यात्रा है और इसमें जो हमारे गढ़वाल के 6 जिले हैं वो मुख्य रूप से उनकी आय सृजक गतिविधियां होती हैं। आय का संसाधन भी होता है और हम अपने प्रदेश को यात्रियों के लिए खोलते हैं। इस बार क्योंकि सरकार द्वारा स्पेशल फोकस दिया जा रहा है चारधाम यात्रा में, उसी को लेके एडवांस तैयारियों को देखने के लिए राज्य स्तर से अधिकारी विभिन्न धामों की और विभिन्न यात्रा मार्गों का जायजा ले रहे हैं ताकि कोई कमी न छूटने पाए और यात्रियों को एक सुगम और उनकी सफल यात्रा हो। उसके साथ साथ वो एक अच्छा संदेश लेकर जाएं। देहरादून में जिला प्रशासन की ओर से 4 दुकानों को सील करने के बाद दून घाटी बुक सेलर्स एसोसिएशन ने प्रेस क्लब देहरादून में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि उन पर बेबुनियादी कार्रवाई हुई है। बुक सेलर्स संगठन के पदाधिकारी ने कहा कि उन पर ISBN नंबर, GST चोरी, ओवर रेटिंग आदि का हवाला देकर जिला प्रशासन ने सीलिंग की और उन पर झूठे आरोप लगाए हैं। 4 दुकानों पर कार्रवाई हुई है। ISBN नंबर को लेके शिक्षा विभाग की टीम ने करी है, जिसपे ISBN नंबर किताबों उस पर नहीं पाया गया, लेकिन वो ISBN नंबर फॉलो नहीं करते किताबें जरूरी है या नहीं है। इसके लिए प्रशासन को इसका लेटर हम लोग दे चुके हैं। जो राजा राम फाउंडेशन है वो इसको पारित करती है, ISBN नंबर होना चाहिए नहीं होना चाहिए। ऐसा केस एक छत्तीसगढ़ में भी आया है, जबलपुर में भी आया है। वहाँ पे जस्टिस ने कहा है कि इस पे कोई रोक नहीं है, आप लें या ना लें,
इसकी कॉपी हम प्रशासन को दे चुके हैं। और ये जरूरी नहीं कि किताबें आइजिस में होना या ना होना इसका पारित नहीं करता है कि किताब ये डुप्लीकेट है असली है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हमारी यहाँ पे प्रेस क्लब में हुई है उसका हर कॉपी हमने आईएसबीएन नंबर का जस्टिस हमने हर बंदे को यहाँ पे दिया गया है। इससे आप चेक कर सकते हैं ये किताब कोई डुप्लीकेट नहीं है। यहाँ पे हर पब्लिशर का जिनकी किताबें पकड़ी गई हैं। सर हमें कुछ समझ नहीं आया हमारे साथ हुआ क्या है। ये सब हुआ शुरू 29 मार्च को और ऐसे तक शाम को 6 बजे ऑल ऑफ अ सडन 2 गाड़ी भर के लोग आए हमारे यहाँ, जिसमें 14-15 थे, जिसमें पुलिस वाले भी थे। और ऐसा हुआ कि मेरा भाई अकेला था शॉप पे और उसका मुझे कॉल आया कि विशाली तू जल्दी से शॉप पे आ जा, ऐसे ऐसे लोग आ रखे हैं और वो कह रहे हैं कि हमें इंस्पेक्शन करनी है। इंस्पेक्शन के दौरान उन लोगों ने ये बोला कि आप अपना स्टॉक दिखाइए। तो मेरे भाई ने कहा कौन सा स्टॉक? कह रहे चारधाम यात्रा को हरित यात्रा बनाने को लेकर तैयारियों की गई है और जिसमें एक कदम इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर उठाया गया है। चारधाम यात्रा के रूटों पर चार्जिंग पॉइंट तैयार किए गए हैं। साथ ही गाड़ी की चार्जिंग के दौरान यात्री सुगम, सरल और सुविधाजनक समय बिता सके। हमारे सीएम साहब ने भी ये कहा है कि इस बार की यात्रा हम ग्रीन यात्रा बनाना चाहते हैं। ग्रीन यात्रा से अभिप्राय ये है कि यात्रा से कम प्रदूषण हो और कम से कम हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पर नुकसान हो। जहां तक परिवहन विभाग का सवाल है, हमारे लिए ग्रीन यात्रा का मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा ई व्हीकल हमारे यहाँ पर आए और जो दूसरे व्हीकल आए उनसे गंदगी ना हो, उसके लिए डस्टबिन को प्रमोट करना है। जहां तक ई व्हीकल का सवाल है, पिछली बार जो टूरिज्म का डाटा है, आगामी चारधाम यात्रा को लेकर उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। चारधाम यात्रा के दौरान किसी भी संभावित आपदा का प्रभावी तरीके से सामना करने के लिए चारधाम यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित की गई है। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही। यात्रियों को किसी भी तरह की दिक्कत ना हो, इसके लिए भी अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए गए हैं। लेकिन अभी तक बीकेटीसी यानी बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष कुर्सी खाली है। बहुत सारे महत्वपूर्ण दायित्व अभी शेष हैं। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी शेष है। वन विकास निगम में भी शेष है। गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल विकास निगम भी शेष हैं। ऐसे कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां भी देने को बची हैं और मैं समझता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर। उत्तराखंड में नेशनल गेम्स के लिए तैयार किए गए खेल इंफ्रास्ट्रक्चर से 2036 ओलंपिक के खिलाड़ी तैयार किए जाएंगे, जिसके लिए उत्तराखंड खेल विभाग लीगेसी प्लान को तैयार कर रहा है। इसके तहत 2036 ओलंपिक के लिए उत्तराखंड से 30 से 40 खिलाड़ी तैयार करेगा। आगामी 30 अप्रैल से प्रदेश में चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है। इस यात्रा के लिए सरकार तमाम तरह की व्यवस्थाएं लगी हुई हैं। चारधाम में व्यवस्थाओं को लेकर बीकेटीसी के सबसे अहम रोल निभाता है। हालांकि वर्तमान समय में बीकेटीसी में कोई अध्यक्ष नहीं है। ऐसे में कांग्रेस सवाल उठा रही है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि देश की सबसे बड़ी पार्टी अपने आप को कहने वाली भाजपा में चिराग लेकर भी कोई बीकेटीसी के अध्यक्ष के लिए मुफीद कैंडिडेट नहीं मिल रहा है। कार्यकाल बीकेटीसी के अध्यक्ष का बहुत पहले समाप्त हो चुका है, वो पद रिक्त चल रहा है। ऐसे में ना उसको सेवा विस्तार दिया गया है। पुराने श्री पूर्णागिरी टैक्सी यूनियन अध्यक्ष मदन कुमार ने जिला पंचायत के खिलाफ मोर्चा एक बार फिर से खोल दिया है। उन्होंने जिला पंचायत व ठेकेदार पर भैरव मंदिर तक सवारियां ले जा रहे वाहनों को रोके जाने व वसूली के आरोपों के साथ उच्च न्यायालय के आदेशों की अवहेलना किए जाने का आरोप लगाया है। यहाँ ये हमारी गाड़ियां नहीं चलने दे रहे हैं, जबकि जिला पंचायत द्वारा साफ वहाँ शब्दों में कहा जा रहा है हम किसी प्रकार के किसी वाहन को नहीं रोक रहे हैं और न ही हम किसी से कोई पैसा ले रहे हैं। और यहाँ ये आज मेरे द्वारा खुद मैं यहाँ मौके पर आया और तो मैंने देखा यहाँ कई गाड़ियां इन लोगों ने जिला पंचायत द्वारा जिससे पैसे लिए, बोले नहीं तुम्हारी गाड़ी नहीं जाएगी। मेरी गाड़ी यहाँ पे 1 घंटे से खाली कर रखी है और भरू भी सवारी उतार दी है इन लोगों ने। किनके द्वारा उतारा गया है? ये कोई पता नहीं। ये लोग तो कह रहे हैं करके कि मैं जिला पंचायत से अथॉरिटी लेके आया हूँ, ये आप हमारे यहाँ के दीवान जी यहाँ पे ड्यूटी में जो पोस्टिंग ये कह रहे हैं करके कि आपकी गाड़ी का नंबर है तो ठीक है, नहीं तो आपकी गाड़ी आप बाहर ले जाओ। हाँ, अरे नहीं तो खाली क्यों चल रही है गाड़ियाँ?
ये यहाँ से टनकपुर से वैसे तो हमारी भैरव मंदिर तक चलती हैं गाड़ियाँ, पर अब ये कुछ समय से इन लोगों ने ये कह दिया करके कि जो गाड़ियाँ हमारे पास जिनका नंबर। संचालन बहुत बढ़िया हो रहा है। एसडीएम साहब ने हमसे 25-25 गाड़ियाँ पहले डिवाइड कर रखी थी, मदनदा, आनंद जी और मेरे में। उसके बाद एसडीएम साहब ने बोला इनकी बड़ी यूनियन है तो भाई ऐसा बोलो इनको 3 गाड़ियाँ एक्स्ट्रा दे दो। हमने 3 गाड़ियाँ भी दे दी। उधम सिंह नगर रुद्रपुर के भाजपा कार्यालय पहुंचे राष्ट्रीय महामंत्री और उत्तराखंड बीजेपी प्रभारी दुष्यंत गौतम का अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज के लोगों ने जोरदार स्वागत किया। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम ने वक्फ संशोधन विधेयक 2024 संसद के दोनों सदनों में पास होने पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। वक्फ का मतलब होता है मुस्लिम समुदायों द्वारा समय समय में दान की हुई भूमि या कोई भी वस्तु, वो दान करते हुए समाज में रहने वाले हर गरीब व्यक्ति का जीवन स्तर बढ़े, इसलिए वो प्रॉपर्टी वो होती है। लेकिन वर्तमान के जो वक्फ बोर्ड के द्वारा जो उसका देखभाल की जा रही थी, तो संशोधन अधिनियम ये मुस्लिमों के विरुद्ध नहीं, मुस्लिमों का अब तक का सबसे बड़ा सुधार है कि वक्फ यानी दान की भूमि के आधार पर जो एक पुष्टिकरण के आधार पर एक बहुत बड़े कॉकस के द्वारा इतनी बड़ी संपत्तियों का अर्जन किया गया और उन संपत्तियों के अर्जन में गैर। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। क्या रंग खिला